एक बच्चे ने किया। शाबाश। सब लोग एक बार अटेम्प्ट करेंगे। देखो, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर हैं, उनका सम भी हमें दिया है, इट इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस एंड एंगल बिटवीन द टू गिवन यूनिट वेक्टर्स। हमें उनका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, लाइक देखो हमें दिया है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। एक आप वेक्टर ले लो ए, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। एक दूसरा वेक्टर लो बी, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। क्यों है? बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। अब इन दोनों का सम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट इज ऑल्सो 1, ये दिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और वी हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, थीटा। थीटा में फाइंड आउट करना है। 7 बच्चे कर पाए, शाबाश। हाँ, आंसर्स डाल दो बेटा। ए बी सी में से जो भी आ रहा है, ए बी सी डी कुछ भी डालो, जो आपका ऑप्शन आ रहा है। हम्म, सही बात है भाई। ऑप्शन सी जिनका आ रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन दिस केस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो अब इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा देख लेते हैं यहीं पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। कल वाले क्वेश्चन जैसा ही है सेम। हमें गिवन है वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ऑल्सो 1, ए प्लस बी इज गिवन 1 बिकॉज सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो सम है, यानी ए प्लस बी जो है, दैट विल बी अ यूनिट वेक्टर, और उसका सम, उसका मैग्नीट्यूड का होगा 1 होगा। तो ये यहाँ से 1 लिख सकते हैं। देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2 pq cos थीटा इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। 1 क्यों बेटा? ये वाला 1 यहाँ आ गया क्योंकि रिजल्टेंट था ना, रिजल्टेंट का 1 आ गया। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने सोल्व किया, वैल्यूज पुट करी। ए की वैल्यू थी 1 थी, तो हमने इसको ऐसे पुट कर दिया, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा, ये किया इक्वल टू 1। अब इसके बाद इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, कैसे आएगा? इक्वल्स टू अंडर रूट 1 स्क्वायर टू प्लस 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे है बेटा, स्क्वायर ले लो दोनों साइड, देन वी विल बी हैविंग 2 + 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1। अब यही चीज है इसमें, 2 को फिर से कॉमन ले लो, 1 + cos थीटा इक्वल्स टू 1। ये वाली स्टेप पे आ गए हम, इन स्टेप्स को सोल्व करते हुए। अब देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि हमें कोस थीटा इक्वल्स टू -1/2 आ जा रहा है, कोस थीटा इक्वल्स टू -1/2, तो इन दैट केस थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर आपने याद कर रखा है कि फॉर थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, तो अगर याद है तो आपको पता चलेगा कि इट इज -1/2, तो आप सीधा थीटा लिख दो। अदरवाइज यू कैन यूज द हाफ एंगल फॉर्मूला, जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। हाफ एंगल फॉर्मूला याद करो, ये वाला कहाँ गया, इधर। ये सेम स्टेप्स यूज होंगे एग्जैक्टली, यहाँ से देख लेना, और ये करके आपको आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब थीटा तो आ गया मेरा। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये माइनस है बेटा यहाँ पे, ए प्लस बी नहीं है, ए माइनस बी है ये। इसका मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है, दैट विल बी a² + b² - 2ab cos थीटा। अब इनको सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, 2 cos 120 डिग्री। अब वो यहाँ थीटा अननोन था, यहाँ मुझे थीटा भी पता चल गया। थीटा वैल्यूज में डाल दूंगा बिकॉज थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। देन आई विल सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज, 2 + 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 मर जाएगा यहाँ पे, तो 2 + 1 अंडर रूट 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज अंडर रूट 3 एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री। जिनका ऑप्शन सी आया है, काफी बच्चों का सही आंसर आया है, शाबाश बेटा, सबका सही है ये, गुड। ठीक है, जिनका नहीं आया वो यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे बेटा नोट्स में से, और हाफ एंगल फॉर्मूला अगर नहीं पता चलता तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो, देन वी विल प्रोसीड। ये थोड़ा आसान है, जिनसे क्वेश्चन नहीं लग रहे, जिनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन एक बार और लगा लो। जिन बच्चों से पहले वाले क्वेश्चन नहीं लगे वो ये क्वेश्चन लगा लो, जिनके लग गए थे वो भी लगा लो बेटा।
फर्स्ट क्वेश्चन और कर लो, सेकंड थर्ड आप होमवर्क में करेंगे, फर्स्ट कर लीजिए। यहाँ सीधा फॉर्मूला लगेगा बेटा, और कुछ नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट, आर की वैल्यू निकालनी है, देन वी हैव टू फाइंड आउट थीटा की वैल्यू। सर हो गया। ठीक है, 5 बच्चों का हो गया, बाकी जिनसे नहीं हो पा रहा वो फॉर्मूला देखेंगे और कर लेंगे घर पे। ठीक है बेटा, अब देखो आंसर क्या आया बेटा, इसका बताओ, अनम्यूट करके ही बता दो ऐसे ही। क्या सर आया? आर की वैल्यू है 8.66। 6 अंडर रूट 3 है। सर और ठीक है, सर और एंगल 30 एंड डिग्री आ एंगल रहा है। 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री। रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी 5√3, तो 8.66 सारा आपका ठीक ही आ रहा होगा। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, यानी एंगल की वैल्यू 30 डिग्री आएगी और रिजल्टेंट की वैल्यू 5√3 आएगी। अब जिन बच्चों से नहीं हुआ उनको, सर अंडर रूट 7। है बेटा? सर अंडर रूट 7 है। सर अंडर रूट 75 है ना, तो वो 8.66 आ रहा है सर रिजल्टेंट। हाँ बेटा, √75 भी तो यही होगा, √75 है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 25 × 3, 8.66। तो 25 को बाहर ले आओ, 5√3, यस सर। है ना? सेम ही आएगा बेटा वो। और 5√3 को अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे डेसिमल वैल्यू, तो 8.66 आएगी आपकी वैल्यू, है यस ना? सर। अगर डेसिमल में कैलकुलेट कर लिया है, बट डेसिमल में जरूरत भी नहीं है कैलकुलेट करने की, ये क्योंकि जब आप सोल्व करोगे तो ऐसे आएगा नेचुरली, ओके तो सर। कैलकुलेटर का तो इस्तेमाल अलाउड होता नहीं है, तो क्या ही परेशान होना है ज़्यादा सोल्व करके। अब देखो, जिनका नहीं आया वो एक बार देख लो, इसमें हम लोग सिंपल फॉर्मूला वही वाला यूज़ करेंगे यार, p² + q² + 2pq cos थीटा, ये था। और एंगल का क्या था, अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा का था ना हमारे पास, टेन अल्फा क्या था, ऐसे कुछ था यार, मेरे को खुद फॉर्मूला याद नहीं रहता ये वाला। ये हमारा आर था, और और क्या था बेटा, ये क्यू था शायद, ये पी था, है ना? और ये थीटा था, ये अल्फा था, तो ये होगा मेरा क्यू साइन थीटा, और ये क्यू कॉस थीटा। तो टेन अल्फा क्या आएगा, परपेंड क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो एक ये फॉर्मूला है, इन दोनों को यूज करके पहले आर की वैल्यू निकल आएगी इससे, फिर अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक बोल रहा हूँ ना बच्चों, सही बता रहा हूँ ना?
ऐसे ही Yes, हुआ है ना sir. सबका? Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. अब देखो, बिफोर फिनिशिंग दिस फर्स्ट मॉड्यूल एक लास्ट चीज बता देता हूँ। जब हम वेक्टर लॉ एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे थे, वेक्टर एडिशन, तो उसमें तीसरा लॉ था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कुछ अलग नहीं है, कहीं ज्यादा यूज होगा नहीं। आपको अगर ट्रायंगल लॉ आ गया तो आप ट्रायंगल से ऐड कर लोगे, आपको पैरेललोग्राम लॉ समझ आ गया तो पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर लोगे, और अगर पॉलीगन लॉ खाली समझ आ गया तो इसको यूज करके कर लोगे। तो चीजें सेम है। इसमें क्या बोलता है कि अगर n नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, गिवन साइड्स हैं, अगर उनको आप एक गिवन ऑर्डर में लो, यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, सी डी वैक्टर एंड डी ई वैक्टर, ये चार साइड थी एक पेंटागन की, चार साइड थी एक पेंटागन की, ओपन की। तो अब मैंने क्या किया, इनको एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ले लिया। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, अगर आप पांचवी साइड या फिर जो रिमेनिंग साइड ऑफ द पॉलीगन है उसको अगर आप रिवर्स ऑर्डर में ले लेते हो और पॉलीगन को क्लोज कर देते हो, रिवर्स ऑर्डर में मतलब ऐसे उल्टे साइड में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये साइड जो होगी दैट विल बी माइनस ए ही था जो पहले था, अब ये माइनस ए, तो दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रिमेनिंग साइड्स, ऑल द रिमेनिंग साइड्स यानी फिर ऑल द रिमेनिंग वेक्टर्स, जो उसकी बची हुई साइड्स को, एजेस को डिफाइन कर रहे हैं वेक्टर्स, उन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, वो क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो बस यही है बेटा, और इसके साथ हमारा ये वाला मॉड्यूल खत्म हो जाता है। वी कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑल्सो, ये तो वैसे इंट्यूटिव है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, कि एडिशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ए प्लस बी प्लस सी कर लो या सी प्लस बी प्लस ए कर लो, वी आर जस्ट एडिंग कंपोनेंट ना। तो कंपोनेंट अगर ऐड कर रहे हैं तो दिस मीन्स कि ये वाला ऑर्डर डज नॉट मेक्स एनी सेंस, तो दिस इज द वेक्टर, मतलब क्या हुआ, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, इफ वी हैव टू ऐड ए प्लस बी प्लस सी, चाहे तो मैं उसमें बी प्लस सी पहले ऐड कर लूं और फिर उसमें बाद में ए ऐड कर दूं, या फिर पहले सी प्लस ए कर लूं फिर उसमें बी ऐड कर दूं, या फिर ए प्लस बी ऐड कर लूं फिर सी कर दूं, तो दिस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ये एक प्रॉपर्टी है। वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर आई एम मल्टीप्लाइंग एम, एक m एक स्केलर है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a प्लस बी के सम से, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के सम से, तो दैट आल्सो मीन्स कि मैं इनको सेपरेटली भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, स्केलर m टाइम्स वेक्टर a, स्केलर m टाइम्स वेक्टर b, और फिर बाद में एक ऐड कर दूं, तो दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी दैट ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा। एक होता है वेक्टर a, किसी भी गिवन वेक्टर में अगर मैं नल वेक्टर को ऐड करूं, नल वेक्टर याद है आपको क्या था, नल वेक्टर ऐसा वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था 0 और उसकी डायरेक्शन थी अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड डायरेक्शन और जीरो मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को इफ आई ऐड विद एनी वेक्टर, तो उसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी द सेम वेक्टर, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ जी कंचन बोलो बेटा, कंचन डाउट है बेटा? नो सर। नहीं है, चलो, तो ये हो गया हमारा पहला मॉड्यूल। इस इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं वेक्टर 2 की तरफ। यहाँ देखो, यहाँ क्या करने वाले हम लोग, ठीक है बेटा। देखो हमने क्या देखा, जब हमने वेक्टर स्टार्ट किए तो उस मॉड्यूल में हमने देखा कि पहले व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, देन वी डिस्कस्ड द टाइप ऑफ वेक्टर्स, देन वी डिस्कस्ड वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के हमने 3 रूल्स देखे। ऑल्सो वी डिस्कस्ड, क्या किया था, वेक्टर एडिशन, उसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर क्या बोलते हैं उसको, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर अलोंग द 3 कार्टेशियन एक्सिस, ये हमने देखा था बेटा। फिर आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन ऐसे बताया था कि कार्टेशियन स्पेस के अलावा 2 अलग तरीके भी हो सकते हैं, और उनमें से फर्स्ट वन कैन बी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अदर वन कैन बी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये हमने सारी चीजें देखी कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट हमारे
क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बट वेक्टर वेक्टर रहेगा और स्केलर जो है दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। फिर हमने एक स्पेस में जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स पिक किया, दैट वाज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, ये मैंने आपको बताया। फिर ये बताया था आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस, ये हमने देखा था। ऑल दीज एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, बट कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म का मतलब है कि वी विल बी टेकिंग द रिजोल्व फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर की एक रिजोल्व फॉर्म को लेंगे, यानी कि ऐसा विभाजित किया हुआ या टुकड़े टुकड़ों में तोड़ा हुआ वेक्टर अलोंग द थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस। द फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इन तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग डिवाइडेड ऐसा वेक्टर होगा, यानी उसके कंपोनेंट होंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग। तो ऐसी फॉर्म होगी, कंपोनेंट फॉर्म बोलेंगे उसको, या फिर उसको रिजोल्व फॉर्म बोलेंगे। उसके बेसिस पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। प्रीवियसली वी डिस्कस्ड कि हमें वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वाज गिवन, फॉर एग्जांपल 2। वेक्टर ऑफ बी मैग्नीट्यूड बी, magnitude of vector b was given, for example 3. Now we were finding out what is the resultant vector based upon the formula called as this thing, है ना। ये हम यूज कर रहे थे पिछला, जस्ट हमने 2 क्वेश्चन इससे इसे सोल्व किए हैं। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड पता था, बट अगर हमें रिजोल्व फॉर्म दी हो तो हम वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे। दिस थिंग वाज अ बिट टफ। टफ क्या बोले, थोड़ा सा रिलेटिवली लेंथी था कंप्यूटेशन वाइज या कैलकुलेशन वाइज। बट रिजोल्व फॉर्म अगर हमें दी है, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, वहां पे तो ये ऐसा था, बट वेक्टर ए यहाँ पे क्या हो गया, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। अब यहाँ पे देखो आप, एक वेक्टर ए है, उसके 3 कंपोनेंट दे दिए, आई कैप के अलोंग ए एक्स, जे कैप के अलोंग ए वाई, और के कैप के अलोंग ए जेड। तो ये क्या बोला उसने कि एक्स एक्सिस था, यानी आई कैप वाज द डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई कैप वाज यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो उसके साथ मैंने ए एक्स को मल्टीप्लाई किया, तो दिस ए एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट अलोंग विद द यूनिट वेक्टर आई कैप। Then ay j cap. J cap was unit vector in the positive y axis. That's why we are writing ay along with the unit vector j cap, because ay is the component of vector a in the positive y direction. ठीक है बेटा। फिर सिमिलरली az k cap, तो k cap was the unit vector in the positive z direction या z direction. That's why we are writing the z component of vector a, that is az along with the unit vector k cap. ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली वी हैव b equals to bx I cap, by j cap, bz k cap. Similarly we have vector c, that is cx I cap, cy j cap, cz k cap. यहाँ भी 3 अलग अलग कंपोनेंट है, हमने रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स के साथ उनको लिख दिया। नाउ इफ आई से कि I have to find out our vector addition, we have to find out the vector addition of the 3 vectors, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इस परिस्थिति में, इस गिवन सिचुएशन में, इस गिवन क्वेश्चन में व्हाट विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका आंसर क्या आएगा। व्हाट विल बी द वेक्टर दैट विल बी शोइंग द सिमिलर इफेक्ट्स एज दैट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऑल द 3 वेक्टर्स कंबाइंड। तो ऐसे वेक्टर को आई हैव टू फाइंड आउट। तो अब ये क्या हो गया, सिंपल हो गई प्रॉब्लम यहाँ पे। इफ द वेक्टर्स आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल सिंपली टेक द कंपोनेंट्स। भाई आई कैप था, आई कैप वाज रिप्रेजेंटिंग यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आई विल टेक ऑल द एक्स कंपोनेंट्स टुगेदर। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट प्लस वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट प्लस वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट, तीनों को जोड़ देंगे एंड आई विल राइट इट अलोंग विद आई कैप। ठीक है। देन आई विल शिफ्ट टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि जे कैप वेक्टर इन यूनिट वेक्टर के साथ। आई विल टेक द 3 कंपोनेंट्स दैट वर y कंपोनेंट्स फॉर ऑल द 3 वेक्टर्स, ay प्लस by प्लस cy। ठीक है बेटा, जे कैप। सिमिलरली az bz cz, तो az bz cz क्या हुए, वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c के z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है रिस्पेक्टिवली, एंड देन आई विल ऐड दीज कंपोनेंट्स एंड प्लेस देम अलोंग विद द यूनिट वेक्टर k कैप। तो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट माय रिजल्टेंट वेक्टर,
जो इन तीनों के सम करने के बाद आएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, और वो क्या होगा, ये होगा। तो क्या मैं आपको ए बी और सी अगर वेक्टर दे दूं रिजॉल्व फॉर्म में, तो क्या आप वेक्टर एडिशन कर पाओगे? Yes, sir. कर Yes, पाओगे ना sir. बेटा? यू जस्ट हैव टू टेक द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, ऐड देम टुगेदर एंड प्लेस देम विद द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में होगा उसको कर लेंगे। सिमिलरली इफ आई हैव टू फाइंड आउट ए माइनस बी, अब सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करूंगा, जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है उसका एक्स कंपोनेंट माइनस बी कंपोनेंट, जो हम यहाँ पे वेक्टर में कर रहे हैं वही कंपोनेंट वाइज कर देंगे बेटा। यहाँ ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी था, यहाँ क्या करेंगे, ए एक्स माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी वाई, ए जेड माइनस बी जेड। तो ये तीनों कर देंगे, देन आई विल प्लेस आई कैप जे कैप के कैप, बाकी चीजें ऐड ही होंगी, ये बीच में प्लस का साइन ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आया, सिंपल है, सबको समझ आया नहीं आया, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये बताओ। अगर डाउट है तो यहीं पे सोल्व कर लो, अगले स्लाइड पे सीधा क्वेश्चन आएगा शायद, कर लोगे ना? ठीक है बेटा। अब देखो द क्वेश्चन 1 इज फॉर यू, इसको सोल्व करेंगे सब लोग। फाइंड आउट करना है वेक्टर ए प्लस टू टाइम्स वेक्टर बी प्लस सी, ये मुझे फाइंड आउट करना है, और वेक्टर ए बी और सी यहाँ पे गिवन है, कंपोनेंट वाइज ऐड करो और निकाल लो आंसर, बताओ। करो बेटा, सब लोग करेंगे। कितने बच्चे कर पाए, हैंड रेज करो भाई। सिंपल है बेटा, वी जस्ट हैव टू ऐड द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट। वेक्टर ए के गिवन है, वेक्टर बी के जो गिवन है उनको दो से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, सी के हैं उनको एज इट इज ऐड कर दो, आई कैप के साथ जितने भी हैं उनको इकट्ठा ऐड करेंगे, जे कैप वालों को इकट्ठा, के कैप वालों को इकट्ठा। करो सब लोग, करो इसको, जो पिछले स्लाइड पे पढ़ा है वही करना है बेटा, करेंगे सब लोग।
अभी वेट करें या सब लोगों का हो गया है अटेम्प्ट? इतना इजी क्वेश्चन है यार, 3 बच्चों ने किया खाली। अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे क्या बेटा सब लोग? हाँ, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले मैं वेक्टर आर निकाल लेता हूँ। देखो सब लोग, वेक्टर आर इज गिवन बाय, रिजल्टेंट वेक्टर मान लिया मैंने आर को, ए प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आई हैव टू ऐड वेक्टर ए विद 2 टाइम्स वेक्टर बी, देन आई हैव टू ऐड द सम विद वेक्टर सी। तो मैं वेक्टर ए के आई आई कंपोनेंट को लूंगा, आई कैप। तो पहले आई कैप के साथ जितने भी है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ए में क्या है 2, ठीक है, बी में क्या है 3, तो 3 इंटू 2 टाइम्स कर दूंगा मैं, बिकॉज 2 भी कैलकुलेट करना है मुझे, तो 6 लिख दूंगा इसको। सी में 1 है तो +1। ठीक है बेटा, इसके बाद जे कैप में जो है उनको कैलकुलेट करूंगा। जे कैप में यहाँ पे क्या है, आई में सॉरी ए में -1 है, तो -1 एज इट इज लिख दूंगा। फिर यहाँ पे बी में 4 है, 4 इंटू 2 करके लिखूंगा, यानी 8। देन Eight. सी में फिर से -1 है, इसको एज इट इज लिख देंगे बेटा। अब देखो, के कैप वालों को कैलकुलेट करूंगा, यानी कि जेड डायरेक्शन में। इसमें क्या आएगा, फर्स्ट वन ए में +1 है, 1 लिख दिया। बी में मेरे पास है -2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन -4 आ जाएगा ये। देन अगेन -1, सी में -1 है। ठीक है, इन सब को कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा 2 प्लस ये 9 आई कैप, ठीक है, +6 जे कैप। देखो इनको कैलकुलेट सम कर रहा हूँ बेटा, और कुछ नहीं कर रहा। -4 और -1, -5 +1, तो ये -4 के कैप। अब ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। वो कैसे आएगा, r(x)² + r(y)² + r(z)²। मुझे r(x) यानी एक्स कंपोनेंट क्या होता है, जो आई कैप के साथ लिखा हो उसका स्क्वायर करना है। देन आई हैव टू ऐड y कंपोनेंट का स्क्वायर, देन आई हैव टू ऐड z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो बेटा वैल्यूज पुट करेंगे सीधा इसमें। rx क्या है 9, 9 का स्क्वायर। ry क्या है 6, बिकॉज इट इज रिटन विद j कैप, और y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट j कैप के साथ लिखा जाता है, तो 6 का स्क्वायर। देन rz क्या है -4, -4 का स्क्वायर कर देंगे। तो इन सबको ऐड करेंगे, क्या आएगा 9 9 से 81 प्लस 36 प्लस 16, क्या आएगा ये, ऐड करो इसको। 136. 136 आएगा, 133 आएगा या 136 आएगा? 133. ये इनको ऐड करने से आएगा बेटा √133। 133. तो कितने बच्चों का आया 133? हाँ, 9 बच्चों का 133 आ गया है। तो जिन बच्चों का आ गया बहुत सही, जिनका नहीं आया बेटा इसको आप अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, स्टेप्स यहाँ पे मैंने आपको करा दिए हैं, ये वाला करके कर लेंगे। अब देखो, ये इसी डिस्प्ले पे आपको एक सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है, थर्ड नहीं है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिस इज द, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। ये मार्किंग गलत हो गई, क्वेश्चन 3 लिख दिया है, इसको हटा दो। अब देखो, थ्री गिवन फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, या इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं जो रेड कलर का मैंने बना दिया बीच में। ठीक है, फोर्स F1 क्या है, 10 न्यूटन 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो आपने मैप देखा होगा, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड, तो वर्टिकल डायरेक्शन है उसको हम लोग नॉर्थ लेते हैं, तो आप भी इसको नॉर्थ ले लेना। दूसरा नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा, साउथ, ये होगा ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की दिशा में पॉइंटेड रहता है, किसी भी मैप पे आप देखोगे, तो वही हम डायरेक्शन लेंगे कि नॉर्थ इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। क्वेश्चन में अगर दे दे आपको एग्जामिनर की नॉर्थ डाउनवर्ड है या किसी और डायरेक्शन में है, तो फिर उस हिसाब से लेंगे। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द डायरेक्शन, तो नॉर्थ हमेशा पॉइंटिंग अपवर्ड्स लेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो, द फर्स्ट वेक्टर इज 10 न्यूटन 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो मेरा नॉर्थ ये हुआ, साउथ ये हुआ, ईस्ट ये हुआ एंड वेस्ट ये हुआ बेटा। 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 53 डिग्री। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ गया मैं कितना, 53 डिग्री। ये मेरा क्या है F1, और F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज 10 न्यूटन।
ठीक है। सिमिलरली F2 दिया है 20√2 न्यूटन 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। पहले वेस्ट को ढूंढो, वेस्ट से साउथ की तरफ जाओ, कितना 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री गए। अब F2 आया, F2 का मैग्नीट्यूड क्या है 20√2 न्यूटन। सिमिलरली F3 देखो 15 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ ढूंढ लिया, साउथ से ईस्ट की तरफ गए ये ऐसे, कितना 37 डिग्री, और मैग्नीट्यूड कितना 15 न्यूटन। मुझे ये तीन फोर्सेस गिवन है बेटा। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर इन द कंपोज्ड फॉर्म। कंपोज्ड फॉर्म मतलब मुझे कुछ एक उसका वैल्यू निकालना है, फाइनल वैल्यू। अब देखो कैसे निकलेगा ये, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं, आप लोग घर पे करेंगे इसको। हमें F1 दिया है, कैन आई रिजोल्व दिस वेक्टर F1 अलोंग द टू परपेंडिकुलर एक्सिस अलोंग ईस्ट एंड नॉर्थ। क्या मैं इसको ईस्ट और नॉर्थ की तरफ तोड़ सकता हूं? देखो अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे F1 के, एक होगा जो वर्टिकल होगा ऐसे, और एक होगा जो हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये दो मिलके F1 बन रहा होगा। देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को याद करो कि दो डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स आर जॉइंड हेड टू टेल, तो द थर्ड वेक्टर टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, तो F1 अपोजिट ऑर्डर में आ गया, विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो इन दो वेक्टर को निकाल लो, द फर्स्ट वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द सेकंड वन इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो जो पहला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है, ये क्या आएगा बेटा, देखो ये एंगल कितना आएगा 37 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 53 37 डिग्री आ गया ना। हेलो, Yes, sir. Yes, है ना sir. बेटा। अब देखो, Yes, अब 37 से निकाल लो या ऊपर इधर कैलकुलेशन करोगे तो 53 से भी निकल आएगा, कोई इशू नहीं है। बट अब नीचे कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। 37 डिग्री पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो दिस विल बी साइन थीटा, ये सामने वाला है ये साइन थीटा आएगा किसका, F1 साइन 37 डिग्री। और नीचे वाला बेस क्या होता है, कोसाइन के साथ होता है, F1 कोस 37 डिग्री। तो ये साइन 37 आ जाएगा, ये कोस 37 आएगा। ये मेरे को दोनों मैग्नीट्यूड मिल गए, एक मेरा एक्स एक्सिस में एक्ट कर रहा है, एक वाई जेड सॉरी वाई एक्सिस में एक्ट कर रहा है। सिमिलरली F2 के लिए निकाल लो, F2 के लिए अगर परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर दोगे तो ये y कंपोनेंट आ जाएगा, इधर कर दोगे तो ये x कंपोनेंट आ जाएगा। तो देखो F2 कैसे कंपोज है, एक वेक्टर ऐसे आया और उसी के ऊपर f से आया, तो अपोजिट ऑर्डर में मेरे को ये मिल गया। तो ये क्या आएगा F2 साइन 45 डिग्री, और ये आएगा F2 कोस 45 डिग्री। ठीक है बेटा, ऐसे ही F3 के लिए निकाल लो। F3 इन दो वेक्टर से मिलके बनेगा, एक इन वर्टिकली डाउनवर्ड और एक डाउनवर्ड से राइट साइड में या फिर ईस्ट साइड में। तो ये क्या आएगा, ये वाला F3 साइन 37 डिग्री, और ये आएगा F3 कोस 37 डिग्री। तो आपकी इन चारों की 6 के 6 मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। एक तो यहां से आएगा F1, दो F1 के साथ आएंगे, दो F2 के साथ और दो F3 के साथ। इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, फिर जो एक्स एक्सिस या फिर वेस्ट से ईस्ट जो एक्सिस जा रहा है इसके अलोंग जो कंपोनेंट है उनको इकट्ठा जोड़ लेंगे, और इसके अलोंग है उनको इकट्ठा जोड़ लेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएंगी आई कैप और जे कैप के फॉर्म में, आई कैप और जे कैप की फॉर्म में, यानी कि रिजोल्व फॉर्म में आ जाएगा। बट कंपोज फॉर्म में कैसे निकलेगा, कंपोज फॉर्म में देन आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला अगेन, जो मैग्नीट्यूड का था इसको यूज करेंगे, फिर हमारे पास एक फाइनल आंसर आएगा। ठीक है बेटा, वो आंसर इनमें से कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मैच कर लेना, अगर ना मैच हो तो कुछ अलग भी आए तो भी कोई इशू नहीं है ना। जब तक हम करके नहीं देखेंगे हमें गारंटी नहीं है कि आंसर सही है नहीं। आप लोग करके आएंगे, मैं फिर से सोल्व आपको करा दूंगा अगले क्लास में। ठीक है, स्टेप्स मैंने आपको यहाँ समझा दिए हैं। चलो जी, अब हमने देख लिया वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर्स देख लिए, वेक्टर एडिशन देख लिया, वेक्टर सब्सट्रैक्शन देख लिया, सब्ट्रैक्शन। अब हमें फाइंड आउट करना है एक अदर वे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब दूसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है वेक्टर्स के साथ, दूसरा ऑपरेशन हो सकता है मल्टीप्लीकेशन। हम वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन करने के बाद दूसरा ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में हमारे पास दो तरीके के मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। पहले क्या बोलेंगे, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। पहला होगा स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, और उसके अलावा दूसरा होगा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हमारा जो फाइनल आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी।
दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया कि फाइनल आंसर जो है वो हमारा आया एक स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी इज द आउटपुट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नाउ दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया कि द फाइनल आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फाइनल आंसर अगर हमारा वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, दिस मींस इट्स अ वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर फाइनल आंसर आ रहा है हमारा स्केलर, तो इट्स मींस कि इट्स स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब पहले देखेंगे डॉट प्रोडक्ट को, फिर देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को। चलो, डॉट प्रोडक्ट क्या है? द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर ए बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एक डॉट लगा देंगे, उसका मतलब क्या हुआ कि वी आर मल्टीप्लाइंग द गिवन वेक्टर्स बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। और इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? कोसाइन ऑफ थीटा। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि while राइटिंग द मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर ए है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, तो आइदर आई कैन राइट दिस वे और आई कैन जस्ट सिंपली राइट ए विदाउट एनी एरोहेड। तो यही मैंने यूज किया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू magnitude of A into magnitude of B multiplied by cosine of angle between the two vectors. Theta is the angle between the two vectors. तो dot product कैसे define हुआ? Dot product is defined like A dot B is equal to AB cos theta. A dot B is equal to AB cos theta. तो मुझे AB cos theta मिल गया। अगर ऐसा आ रहा है, this means this is dot product। ठीक है बेटा। अब एंगल मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? ए डॉट बी को डिवाइड कर दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसी ये इक्वेशन थी ना ये, इसमें कोस थीटा फाइंड आउट कर लो। तो वो कैसे आएगा? ए बी को यहाँ नीचे डिवाइड कर दो ले जाके, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरीके से कोस थीटा कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट। अगर मुझे ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है, मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट कर लूंगा डिफरेंट वेक्टर्स से, और देन आई कैन इजिली फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है। अब एक और चीज लिखी इसने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो दो चीजें हो गई, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। या तो ये प्रोडक्ट होगा, या फिर हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। देखो बेटा, या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर बी के प्रोजेक्शन पे, वेक्टर बी के प्रोजेक्शन से। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन कहां पे? वेक्टर ए पे। या फिर मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर ए के प्रोजेक्शन पे, जो कि प्रोजेक्शन है हमारा बी पे, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी। तो ये दो तरीके हैं फाइंड आउट करने के प्रोडक्ट को। अब ये क्या बोला इसने? भयंकर सी बात बोल दी, बट एग्जैक्टली आप देखोगे फॉर्मूला वही आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो पहली बात तो ये कि आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, इसको आप रिमेंबर कर लो अच्छे से। टू फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट यू हैव टू ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी जानते हैं कि यार if we are writing a vector without its arrowhead we are referring to the magnitude of the vector। और मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, that is nothing but like if we wanted to calculate magnitude of vector a, then we will take x component of vector a, square it, then y component of vector a, square it, and then z component of vector a, and then square it. With the help of this formula we can easily find out the numerical value for a magnitude of a given vector, right? Now in similar fashion we can find out this value for both the vector a and the vector b। ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात आई एक अलग चीज की जो हमें नहीं पता, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर, या फिर दूसरी चीज है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ए का प्रोजेक्शन बी पे। तो बी का प्रोजेक्शन ए पे और ए का प्रोजेक्शन बी पे, ये एक नई चीज है जो हमें नहीं पता। देखो बेटा, अब इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे एक बार हम लोग। ये देखो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, दिख रहे सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहे हैं। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी देखेंगे ए पर, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर क्या आएगा। ठीक है, ये करने के लिए मैं क्या करूंगा? आई नीड अ टॉर्च। मैं एक टॉर्च ड्रॉ कर रहा हूं ऊपर बेटा, ठीक है। ये एक टॉर्च है, इसको टॉर्च मान लो।
ये नीचे लाइट फेंक रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी कि इट इज एट 90 डिग्री, यानी ये जो टॉर्च है इसका एंगल जो है दैट इज एट 90 डिग्री विद वेक्टर ए। तो पहली बात तो ये है कि ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो 90 डिग्री पे जब ये होगा और टॉर्च किस पे गिर रहा है, वेक्टर बी पे, तो जो वेक्टर बी की परछाई वेक्टर ए पर आएगी, वेक्टर बी की जो परछाई वेक्टर ए पे आएगी, दैट विल बी नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। आपने प्रोजेक्टर देखा है लाइफ में? प्रोजेक्टर कितने बच्चों ने देखा है ना? प्रोजेक्टर क्या होता है बेटा? जिसमें मूवी चलती है यार, मूवी हॉल में होता है, कई बार आपने मूवीज में देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, ऐसे लाइट जाती है और किसी फिल्म पे उसकी चित्र बनता है ना? तो वहां पे क्या बोल रहे हैं, इट इज प्रोजेक्टिंग समथिंग, यानी लाइट की हेल्प से वो प्रोजेक्ट कर रहा है, उसको परछाई बनाना है ना उसकी। किसकी बन रही है? प्रोजेक्टर में बनती है एक डिस्प्ले की परछाई जो हमें दिखता है कि हाँ सब हो रहा है। यहाँ पे क्या बन रही है? वेक्टर की परछाई बन रही है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी को प्रोजेक्ट कर दिया, यानी उसकी परछाई बनाई किस पे? वेक्टर ए के अलोंग। अब देखो वेक्टर बी की परछाई वेक्टर ए के अलोंग कैसी बनेगी बेटा? इफ इट इज इंक्लाइंड तो क्या वो ट्रू लेंथ से थोड़ी छोटी बनेगी ना? जो ट्रू लेंथ ऑफ बी है उससे छोटे साइज की बनेगी ना, Yes, sir. छोटे साइज की बनेगी। अब वो कितनी बनेगी वो देखो, ये इस लाइट को तो क्रॉस कर नहीं पाएगी, इससे आगे इसकी लाइट परछाई जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पे लाइट है बेटा। अगर ये एंगल पे होती तो आगे भी चली जाती, बट ये 90 पे है तो ये ऐसे ही बनेगी। तो टेल ऑफ दिस प्रोजेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ टेल ऑफ वेक्टर बी, बट जो इसका हेड है दैट विल नॉट क्रॉस दिस वर्टिकल लाइन, है ना? इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो ये मेरा क्या होगा, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये जो मैंने ऑरेंज कलर का वेक्टर बनाया, इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा? साइन थीटा कोस थीटा लगाओ फिर से, क्या लेंथ होगी? बेस है या नहीं भाई? थीटा के साथ में जो होता है वो बेस होता है ना। और इस वेक्टर को मैं हाइपोटेन्यूज ले लूंगा, ये हाइपोटेन्यूज है और नीचे बेस है, तो क्या होगा? बी कोस थीटा या साइन थीटा बताओ? बेटा बी कोस थीटा लिखूं या बी साइन थीटा लिखूं? Theta, sir. cos थीटा cos बी थीटा बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाला होगा बी साइन थीटा। तो मेरे को क्या है, ये बी कॉस थीटा लिखा मैंने। तो जो प्रोजेक्शन बना, यानी जो परछाई बनी वेक्टर ए के ऊपर आके, उसका लेंथ जो आया दैट इज बी कॉस थीटा, है ना? बड़ा अच्छा गा रहा है कोई। तो वेक्टर बी कॉस थीटा ये हो गया। और इसके अलावा देखो सिमिलर वे में, अब देखो कुछ नया हुआ नहीं है, वी हैव जस्ट, हमने उसको ज्योमेट्रिकली देख लिया है कि ये प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। अदरवाइज देखो हम क्या कर रहे थे, ए डॉट बी कैलकुलेट करते टाइम क्या बोला गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? वेक्टर बी के प्रोजेक्शन को, जो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर ए पे, उससे मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए से। तो जो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे है वो क्या है? बी कोस थीटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से। तो ए और ये बी कोस थीटा। तो ये क्या हुआ? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हुआ पहली चीज, जिसको मल्टीप्लाई करना है किससे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो ये दूसरी चीज हुई। फॉर्मूला फिर भी बन के वही आया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना बेटा? अब देखो, अब इसके जस्ट अपोजिट करना हो, इफ आई वांटेड टू फाइंड आउट कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, अब ए की परछाई बनानी है वेक्टर बी पे, ये करने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू टेक वर्टिकल डायरेक्शन विद वेक्टर बी। अब वेक्टर बी के 90 डिग्री पे होना चाहिए, किसको? टॉर्च को। तो ये टॉर्च इधर आ जाएगी 90 डिग्री पे, फिर इसने अपनी रोशनी नीचे डाली, तो क्या होगा? जो वेक्टर ए है उसकी लेंथ कुछ ऐसे बनेगी इधर प्रोजेक्ट होके, बस इतना ही होगा, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। Yes, sir. तो अब देखो, अब यहाँ पे ये बेस इधर हो गया थीटा, ये हाइपोटेन्यूज है, तो दिस विल बी ए कोस थीटा, और ये जो डॉटेड बन गई ये ए साइन थीटा होगी। तो अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज नथिंग बट ए कोस थीटा। और इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है दोबारा, कि आप या तो मल्टीप्लाई इसको कर लो मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके साथ? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज ए cos थीटा,
तो ये भी हो सकता है, a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एज इट इज लिख लिया इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये है a cos थीटा, तो इसको a cos थीटा लिख दो। तो भाई ये बात वही आ रही है कि b ये पहली टर्म हो गई और a cos थीटा ये दूसरी टर्म हो गई, मिला के लिखोगे तो वही बन रहा है लास्ट में जाके a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी cos थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको दिल दिमाग में घुसा लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन का आप जो कुछ मेट्रिकल मीनिंग समझ आ गया कि प्रोजेक्शन से क्या बोल रहा है। अगर आपको बोल दे कि प्रोजेक्शन कौन से पे कौन सा है क्या है, तो थोड़ा इसमें ध्यान रखना, एक टॉर्च लेना, उसको वर्टिकली शाइन करना और परछाई इमेजिन करना। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया कि लेंथ छोटी कैसे हो गई, वो क्या करना, एक पेन लेना जब क्लास ओवर हो जाए, और फोन लेना, फोन की डिस्प्ले को चलाना, सॉरी डिस्प्ले नहीं, फोन की टॉर्च को चलाना और पेन के ऊपर साइन करना, और उसके बाद जो आपकी परछाई बनेगी कहाँ पे, टेबल पे, उसको देखते रहना कि वो छोटी बन रही है एंगल के हिसाब से या बड़ी बन रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको फील आ जाएगी इसकी कि एक्चुअल में प्रोजेक्शन का मतलब क्या है और व्हाई वी आर टेकिंग दिस वे, ठीक है। अब ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। अब जिन बच्चों को ये समझ आ रहा है उनके लिए एक लाइन में और बता देता हूँ कि फिजिकली एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि व्हाई वी आर टेकिंग दिस प्रोजेक्शन थिंग। अब देखो वेक्टर ए, यहाँ पे देखो वेक्टर ए जो है आपका दैट इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेता हूं तो वेक्टर ए किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब नाउ आई वांटेड टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। कि वेक्टर ए के लगने से, वेक्टर ए एक फोर्स हो सकता है ना, फोर्स कैन बी अ वेक्टर। तो मान लो एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्स की डायरेक्शन में, तो इस फोर्स के लगने से जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी की डायरेक्शन में कितना उसका कंपोनेंट आएगा या उसका कितना इफेक्ट वहां पे फील किया जाएगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। भाई प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो पूरे का पूरा फील किया जा रहा है, यानी पूरा कंप्लीट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इधर तो ए ही है जो मैं फील कर रहा हूं, बट अलोंग बी, अलोंग दिस बी, ये क्या ए फील होगा, ए से कम फील होगा या कितना फील होगा, दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन। तो इसलिए हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। जो परछाई जितनी बनेगी ज्योमेट्रिकली वो देख लो, न्यूमेरिकली देखोगे तो इट विल बी ए कोस थीटा, और अगर फिजिकली देखते हो दिस मीन्स कि ए का कितना कंपोनेंट या ए का कैसा इफेक्ट आएगा वेक्टर बी की डायरेक्शन में। If A is a force, then how much of the force is felt in the direction of vector B due to the presence of vector A? Vector A only. ठीक है बेटा, तो ये हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब डॉट प्रोडक्ट का कहानी यहीं तक था। जिनको समझ आया सब कुछ बहुत अच्छा, जिनको कम समझ आया कोई भी टेंशन नहीं, और भी अच्छा है। और ए बी कॉस थीटा ये सब लोग याद रख लेंगे। अगर ये भूल गए तो धुआं दिखेगी, बस ये नहीं भूले तो सब क्वेश्चन हो जाएंगे। बेस्ड अपॉन दीज कंसेप्ट देयर इज ए क्वेश्चन, इसको सब लोग सोल्व करेंगे बेटा। फिर आज की क्लास की कहानी यही समाप्त, आप सब लोग सोल्व करो, ट्राई इट। बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है, सब लोग ट्राई करेंगे, सोल्व करेंगे, तभी जाएंगे। तब तक करो। हाँ अब आया मजा, देखो कितना जल्दी आंसर दिया जा सकता है इस क्वेश्चन का, शाबाश बेटा। हमें दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे दिया, एंगल भी दे दिया, देन वी हैव टू फाइंड आउट ए डॉट बी। देखो 4 बच्चे कर गए। सिंपल फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, और फॉर्मूला भी मत लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला भी मत लगाओ। cos 60 डिग्री 1/2 सीधा उड़ा दो, 2 से 2 मर गया, 3 आंसर आ गया बेटा। एबीसी है ही नहीं एबीसी नहीं है शगुन इसमें, वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड। 3 कितने बच्चों का आया है, 3, 3, हाँ 3 इज द राइट आंसर। हाँ 3 आया ना। देखो कुछ नहीं करना, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, दोनों का मैग्नीट्यूड ही दे दिया सीधा सीधा यार। तो ए डॉट बी है, वी हैव टू फाइंड आउट ए बी क्या होता है, इट इज ए बी कॉस थीटा। अब देखो ए क्या था, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 2 इंटू 3 इंटू कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री मेरा क्या होता है 1/2 होता है, Right. तो 2 से 2 को मार देंगे और बच गया 3, तो आंसर क्या आया 3। ठीक है चलो बेटा, 3 आंसर जिनका आया है सही है,
तो ये थोड़ा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इधर उधर थोड़ा ऊपर नीचे, कोई टेंशन नहीं है। इधर आएंगे कुछ क्वेश्चन आपको फिर करा देंगे अगली क्लास में, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें दे देंगे असाइनमेंट में, सब लोग करेंगे तो आ जाएगा कॉन्फिडेंस। अब देखो कल करेंगे हम लोग अगला तरीका, पहले तो देखेंगे प्रॉपर्टीज को, देन वी विल लर्न अबाउट, इसी को अभी करना है, ये क्वेश्चन आपको कराएंगे। देखो ये कल की क्लास में फर्स्ट हाफ में हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट क्रॉस प्रोडक्ट। चलो बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज के में कोई डाउट है पूछो, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप ऑफ एंड हैव आवर डिनर। डाउट है किसी को? अनम्यूट करके पूछ लो बेटा। नो सर। समझ No, आया सब? sir. समझ आया या नहीं आ रहा था समझ?